हेलो स्टूडेंट्स, वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के भाग, क्लास एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और बीओटी प्रोजेक्ट। ठीक है, ठेकेदार की श्रेणी और पंजीयन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि अनुबंधन के कितने भाग होते हैं, है ना। तो ये जो भाग आपको दिए गए हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे अलग अलग कार्यों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, और अलग अलग पार्टीज़ के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, विभागों और ठेकेदारों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, तो उनमें जो भी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, है ना, जो भी चीज़ें उसमें आपको ज़रूरी है, उनको आप इन शर्तों या सिद्धांतों के आधार पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो आपको भाग दिखाए गए हैं, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहला है कि ठेकेदार द्वारा पालन करने हेतु जो सामान्य नियम या मार्गदर्शक सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं। तो अब एक ठेकेदार किसी एक कार्य के लिए ही केवल एक ही टेंडर डालने के लिए प्राधिकृत है, और अगर एक से ज़्यादा टेंडर वह डालता है तो उसे निरस्त कर दिया जाता है। अच्छा, टेंडर क्या होता है इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये जान लीजिए कि अगर कोई विभाग जो है उसको किसी चीज़ का काम करवाना है, कोई निर्माण कार्य करवाना है या कोई मेंटेनेंस रख रखाव का किसी का भी काम करवाना है, तो वह ठेकेदारों को आमंत्रित करता है उस काम को करने के लिए, और उस टेंडर में उस काम की सारी जानकारी होती है और जो भी शर्तें होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए आवश्यक होती हैं वो भी लिखी रहती हैं। तो टेंडर एक डॉक्यूमेंट है जिससे पता चलता है कि ये कार्य आपको करना है। ठीक है, तो अब अगर कोई ठेकेदार एक से ज़्यादा टेंडर भर देता है, मान लीजिए एक ही काम के टेंडर को, है ना, कोई घर बनाने का टेंडर मान लीजिए लिया गया है और उसको वो 2 बार भर देता है। अच्छा, विभाग के कामों के लिए टेंडर निकलते हैं, ठीक है, अगर घर विभाग बनवा रहा है तो, है ना, मतलब क्वार्टर्स मान लीजिए, उसके हिसाब से बोल रही हूँ मैं। तो अगर कोई क्वार्टर्स बनवा रहा है घर, तो डिपार्टमेंट, तो वो क्या करेंगे, टेंडर निकालेंगे। टेंडर में आपको सारी जानकारियाँ होंगी उस निर्माण कार्य के बारे में। तो अगर ठेकेदार क्या करेगा कि एक ही टेंडर को 2 बार डाल देगा, मतलब मैं यही कार्य इतने रेट में कर दूंगा और मैं यही कार्य इतने रेट में भी कर दूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकता। वो एक बार में वो एक ही टेंडर डाल सकता है, और अगर इससे ज़्यादा टेंडर वो डालता है तो वो सारे ही निरस्त कर दिए जाते हैं। अगला है कि बिजली संबंधी समस्त कार्य केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार अथवा उसके मिस्त्री द्वारा किए जाएगा। अब कोई भी ऐसा कार्य जिसमें बिजली संबंधी कार्य जो होने वाला है ना, तो उसके लिए आपको लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार ही वह काम करेगा या मिस्त्री वह काम करेगा, ये आपको देखना होगा, है ना। इसके उनका लाइसेंस होना ज़रूरी होगा इस काम को करने के लिए। इसके आगे कि प्रतिशत दर वाले सभी ठेकों में चालू दर सारणी तथा उसके चालू होने की तिथि का उल्लेख आवश्यक है। अब जब परसेंटेज बेसिस पे जो काम होता है ना, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट जैसे अपने पहले पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसके लिए क्या होता है कि एक रेट लिस्ट बनाई जाती है। अब रेट लिस्ट जो होती है वो अलग अलग कार्यों के लिए ये और अलग अलग समय सीमा में बदलती रहती है, तो उसकी चालू होने की जो तिथि है, डेट है, वो भी उसमें लिखी होनी चाहिए, और ठेकेदारों को उन्हीं दरों पर वह कामों को करना होता है। इसी तरह से मतवार दरों के आधार पर स्वीकृत ठेकों में प्रतिशत दरें लागू नहीं होंगी तथा उनकी इकाई बदलने की स्वतंत्रता भी किसी पक्ष को नहीं होगी। अगर वह ठेका जो है वो आइटम रेट के हिसाब से लिया गया है और वह ठेका जो है वो स्वीकृत हो चुका है किसी एक परसेंटेज पे, तो वह बाद में किसी के भी द्वारा, ना विभाग के द्वारा ना ठेकेदार के द्वारा, बदला नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं कि सभी दरों को अंक तथा शब्दों में लिखा जाएगा तथा काट पीट को निरस्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब है ठेके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई भी काट पीट रहती है तो उसको नहीं माना जाता है, और उसकी जगह अगर आपको सुधारना है तो आप सुधार के और अपने साइन बना के उसे सुधार सकते हैं। पानी की धुलाई ढुलाई तथा उत्थान के लिए
अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। अब निर्माण कार्य के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, तो वो साइट तक पहुंचाने के लिए पानी को ढोना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए टैंकर मंगाना पड़ता है, तो वो जो ढुलाई का जो व्यय रहता है, वह व्यय का भुगतान जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को ही करना होता है। सामग्रियों पर अलग से कोई ढुलाई अथवा स्थापन का भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि दर सारणी में इस प्रकार का कोई प्रावधान ना हो। इसका मतलब है कि जो भी सामग्री उस निर्माण कार्य के लिए आपको ज़रूरत है, उसकी भी ढुलाई या उसको सहेज के रखने का जो काम है वो भी ठेकेदार के ही जिम्मे होगा, और उसमें विभाग कोई काम नहीं करेगा। और विभाग तब वह काम कर सकता है जबकि वह दर सारणी में उसका प्रावधान हो, है ना, वो मेंशन हो, तब विभाग ये कार्य कर सकते हैं और उसका भुगतान भी कर सकते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि आपको इस जगह से रेत आपको मिलेगी, है ना, तो उस वो रेत मिलेगी आपको। अब जब रेत आपको उस जगह से अपनी साइट तक लेके आनी होगी तो आप किसी डंपर का उपयोग करेंगे। अब डंपर के लाने ले जाने में जो भी पैसा खर्च होगा, उसका अगर जो उसका खर्चा है वो या तो ठेकेदार भरेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि यह जो पैसा है वो विभाग द्वारा भरा जाएगा, तभी वो विभाग भरेगा। और अगर नहीं लिखा होगा तो वो सारे जितने भी भुगतान हैं वो ठेकेदार के द्वारा ही किए जाने हैं। अब धरोहर राशि के बगैर कोई निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी, एवं कार्य के लिए प्रेषित धरोहर राशि कि अन्य कार्यों के लिए तब तक मायने नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ठेकेदार की उसी संभाग में पहली निवेदित स्वीकार ना कर दी गई हो। इसका मतलब है कि जब भी कोई काम लिया जाता है किसी ठेकेदार के द्वारा, तो उसके लिए टेंडर भरने से पहले कुछ राशि उस विभाग को जमा की जाती है। ठीक है, कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलता है तो वह राशि धरोहर राशि कहलाएगी उसके लिए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कई बार वो कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिला, मान लीजिए, है ना, तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट आपको तभी मिलेगा जब आपके पास धरोहर राशि आपकी जमा होगी। उसके बिना आपकी निविदा जो है वो स्वीकृत ही नहीं की जाएगी, जो आपका टेंडर है वो जमा ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको धरोहर राशि को किसी दूसरे टेंडर में शिफ्ट करवाना है, तो वो तभी हो सकता है कि जब उस ठेकेदार का उसी संभाग में पहले से निवेदन स्वीकार ना किया गया हो, है ना, इसके पहले भी उसका कोई टेंडर जिसमें उसका स्वीकार ना किया गया हो, तब वो टेंडर जो धरोहर राशि है वो ट्रांसफ़र हो पाएगी। अगर आपको धरोहर राशि और ये वाला पॉइंट कम समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब धरोहर राशि के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे तो आप उसमें ये पॉइंट फिर से देख पाएंगे। आगे देखते हैं कि 2 लाख अथवा इससे अधिक के कार्य के लिए निविदा प्रपत्र तभी विक्रय किए जाएंगे जब तक कि ठेकेदार द्वारा आयकर विभाग के आयकर भुगतान का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत ना किया जाए। अब इसका मतलब ये है कि अब अगर आपका कोई भी कार्य है जो कि 2 लाख से ज़्यादा उसकी कीमत है उस कार्य करने की, तो निविदा पत्र अगर उसके लिए जो अगर दिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट द्वारा, तो वो तभी दिए जाएंगे और उन्हीं ठेकेदारों को दिए जाएंगे जिनके पास आयकर भुगतान का प्रमाण पत्र होगा, है ना। मतलब इसका मतलब है कि वो लोग टैक्स पेयर हैं और वो लोग इस काम को करने के लिए सक्षम है, इतने पैसे के काम करने के लिए सक्षम है। आयकर भुगतान से आप यही मतलब समझते हैं कि वो 2 लाख का काम तभी कर पाएंगे जब वो आयकर भुगतान कर रहे होंगे, है ना, और इसी कंडीशन में उनको निविदा प्रपत्र भी जारी किया जाता है। ठेकेदार को निविदा के साथ एक सूची भी प्रस्तुत करनी होती है जिसमें ठेकेदार द्वारा संपन्न किए जा रहे समस्त कार्यों का पूर्ण विवरण दिया जाता है ना। तो निविदा के साथ वो अपने कार्यों के बारे में भी सारी जानकारी विभाग को देता है। ऐसे ठेकेदारों को जिनके निकट संबंधित संभाग में कार्यरत हो निविदा लेने का अधिकार नहीं होता है। ऐसा कोई ठेकेदार जिसके कोई सगे संबंधी उस विभाग में उसी संभाग में कार्यरत हो तो उसको निविदा भरने का कोई प्रावधान नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है। कार्य हेतु प्रेषित निविदा प्रपत्र में गवाहों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे, जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जा सकेगी। अब
जब निविदा पत्र भरते हैं कोई भी ठेकेदार, तो उसमें गवाहों के हस्ताक्षर के लिए एक जगह छोड़ी गई होती है। तो वो गवाहों के हस्ताक्षर इस बेसिस पे लिए जाते हैं कि जो भी ठेकेदार आपको दस्तावेज दे रहा है वो सब सत्यापित है ठेकेदार द्वारा, है ना, तभी वो गवाहों के हस्ताक्षर उसमें आवश्यक होते हैं। अब दूसरा है कि कार्य के लिए निविदा अनुसूची, है ना, टेंडर शेड्यूल फॉर वर्क। तो अब वो क्या होता है कि जब ठेकेदार सारे टेंडर जमा कर देते हैं, अलग अलग ठेकेदार सभी टेंडर जमा कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि सारे टेंडर को एक सूची में, अनुसूची में जमाया जाता है ना, जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि इस तरह से वो टेबल बनाई जाती है और उसमें सारी निविदाओं के बारे में क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। और विभिन्न निविदा कर्ताओं द्वारा दी गई दरें तथा शर्तों की तुलना कर सबसे कम दरों वाली निविदा का चुनाव किया जाता है। तो ये सेकंड पार्ट है कि पहले तो आपने टेंडर निकाल दिया, उसके बाद जब टेंडर आपके पास आ गए तब आपने क्या किया, उन सब की तुलना करने के लिए एक लिस्ट बना ली सबकी, और उसमें से तुलना की कि इसमें से सबसे कम दर किसकी है और इसमें से सारी शर्तें किसके द्वारा सबसे ज़्यादा पालन की जा रही हैं। तो उसके आधार पे आप क्या करते हैं, तुलना कर कर जो आपके लिए बेस्ट रहता है उनमें से उसका आप चुनाव कर लेते हैं। तीसरा है कि ठेके की शर्तें क्या क्या होती हैं। अब शासन द्वारा जब किसी ठेकेदार की निविदा स्वीकार की जाती है तो उसको वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए अनुबंध किया जाता है ना। जैसे ही आपका टेंडर हो गया तो अब आप क्या करेंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ये कहेंगे। ठीक है। अब कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुबंध के साथ कुछ शर्तें जोड़ी भी जाती हैं, है ना। तो यही शर्तें अपन अब आगे देखेंगे। तो कुछ होती हैं सामान्य शर्तें और कुछ होती हैं विशेष शर्तें। तो सबसे पहले सामान्य शर्तें देख लेते हैं। तो ठेकेदार किसी भी कार्य को किसी अन्य ठेकेदार को नहीं सौंपेगा। अब जिस ठेकेदार ने उस निविदा को स्वीकार किया है, उस कार्य को स्वीकार किया है वह ठेकेदार किसी और को वह कार्य नहीं सौंप सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर उसे वह काम नहीं करना है तो वो वापस पीछे अपना कदम ले सकता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि वो किसी और ठेकेदार को अपना काम सौंप दे। यह जो काम रहता है ये विभाग का होता है, विभाग चुनता है कि कौन से ठेकेदार कौन सा काम करेगा। दूसरा है कि ठेकेदार को सभी लागू करों का भुगतान स्वयं करना होता है। जितने भी कर उसमें लागू हो रहे होते हैं निर्माण कार्य में, उनका भुगतान खुद को करना होता है, विभाग के द्वारा वह भुगतान नहीं किया जाता है। खदानों से प्राप्त सामग्रियां पर निर्धारित दरों से मानदेय तथा अन्य कर ठेकेदार को ही भुगतान करना पड़ता है। इसके बाद श्रमिकों के रहने के स्थान में शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पेयजल, साफ सफाई तथा सुरक्षा की व्यवस्था भी करानी होती है। यह सब काम भी जो क्या है, ठेकेदार को ही कराना होता है। ठेकेदार को श्रमिकों को शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन भी देना होता है। इसका मतलब है कि जो विभाग द्वारा रेट लिस्ट जैसे तैयार की जाती है सामग्रियों के लिए, उसी प्रकार कुछ रूल्स तैयार किए जाते हैं जिसमें हर श्रमिक का न्यूनतम वेतन निर्धारित होता है। ठीक है। तो ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि जितने भी श्रमिक उसके कार्य में सहायक हैं उन सभी को सरकार द्वारा या विभाग द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम वेतन है उतना वेतन उन्हें दिया जा रहा है कि नहीं। ठेकेदार को कार्य में प्रस्तुत होने वाली समस्त सामग्री उच्च गुणवत्ता की लेनी होती है। अब कोई कार्य कर रहा है ठेकेदार, तो उसे उसका जो मटेरियल जो भी यूज़ हो रहा है उसका क्वालिटी चेक भी खुद ही करना होता है। यदि अधिकारी वर्ग निर्देशित करता है तो ठेकेदार को ऐसे किसी भी व्यक्ति को स्थल से हटाना आवश्यक होगा जिसका कार्य व्यवहार वांछनीय ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके वजह से कोई अधिकारी, है ना, अधिकारी वर्ग में जिसको अधिकारी वर्ग नहीं पसंद करता है और कई कारणों से नहीं पसंद करता है, कुछ कारणों से, जैसे उसका काम सही नहीं हो या उसका व्यवहार सही नहीं हो साइट पे, तो ऐसे सब लोगों को हटाने का जो काम है वो भी ठेकेदार को करना होता है। इसके साथ ही ठेकेदार के विरुद्ध में यदि कोई धनराशि शेष पाई जाती है तो उसकी वसूली उससे राजस्व वसूली के रूप में की जा सकती है।
ये सब शर्तें होती हैं, है ना। जब भी कोई ठेकेदार कोई काम लेता है तो वह इन शर्तों का पालन करता है। ठीक है, तो वह कोई भी धनराशि जो है वो शेष नहीं छोड़ेगा विभाग पे, है ना। तो वो जब भी काम कंप्लीट करेगा अपना, उसके बाद वो सारी जो उसकी पेमेंट है उसको करने के बाद वो काम विभाग को हस्तांतरित करता है ना। संयंत्रों तथा औजारों की ठेकेदार को स्वयं ही व्यवस्था करानी होती है। अब कार्य के हिसाब से ये रहता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ विभाग भी आपको या ठेकेदारों को ये चुनने का मौका देते हैं कि आप कुछ संयंत्र या औजार जो है वो विभाग के इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये काम जो है वो ठेकेदार का रहता है कि वो कहाँ से और कैसे औजारों और संयंत्रों की व्यवस्था करता है। कार्य की मात्रा को घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार शासन का होता है। ठेकेदार को सभी कार्य निविदा प्रपत्र में निर्धारित समय सारणी के अनुसार करने होते हैं तथा समानुपातिक प्रगति की दर बनाए रखनी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कार्य का आपको टाइम दिया गया है या फिर वो बोला गया है कि इसको 2 साल में आपको कंप्लीट करना है, 2 साल में भी इस तरह से कंप्लीट करना है कि 1 साल में आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाना चाहिए और जो बाकी का आधा साल है उसमें आपका पूरा काम कंप्लीट होके और कुछ टाइम के लिए वो वर्किंग ऑर्डर में आ जाना चाहिए। तो ये समय सारणी पहले से निर्धारित होती है और उसी के अनुसार ठेकेदार को ये काम करना होता है। तो ठेकेदार को निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करना आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे अगर बोला है कि 2 साल में करना है तो आपको कम से कम उसे 2 साल में करना आवश्यक होता है। उसके बाद कई कंडीशंस ऐसी बनती है जिसके वजह से वो काम आगे टल भी जाता है। उसके लिए ठेकेदार को अलग से परमिशन मांगनी पड़ती है विभाग की या शासन की। ठेकेदार को सभी भुगतान चेक द्वारा ही किए जाते हैं ताकि उनका रिकॉर्ड जो है वो विभाग के रजिस्टर में मेंटेन किया जा सके। कोई भी भुगतान जो है वो कैश में नहीं होता है। ठीक है, अब सामग्रियों को कार्यस्थल तक ले जाना तथा उनका रख रखाव करना भी ठेकेदार का ही कार्य होता है, ये अपन पहले देख चुके हैं। ठीक है, अब विशेष शर्त में आते हैं। तो विशेष शर्त क्या होती है कि ठेकेदार को कार्य तथा व्यवहार संबंधी उन सभी शर्तों को मानना होता है जिनका ब्यौरा किसी कार्य विशेष की निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना पत्र में वर्णित होता है। तो जो भी निविदा पत्र आपको पेपर में कोई विभाग निकलवाता है, पेपर में या ऑनलाइन भी कोई टेंडर निकलवाता है, तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, जिनमें ठेकेदारों का कार्य और उनका व्यवहार संबंधी कुछ बातें लिखी होती हैं। उन शर्तों को ठेकेदार को मानना ही पड़ता है या फिर उनको मानना उसके लिए आवश्यक होता है। चलिए, इसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर पे। यह है क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदारों की श्रेणी। तो अब पीडब्ल्यूडी में क्या हुआ है कि बहुत सारे ठेकेदार जो भी कई समय से काम करते जा रहे हैं उनको कुछ श्रेणियां दे दी गई हैं और उससे क्या आसान हो गया है कि जब भी कोई कार्य किसी भी विभाग के द्वारा निकलता है और अगर वो जो कार्य है उनकी श्रेणी के अंतर्गत आता है तो उन्हीं टाइप के कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट की उनको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये किस तरह से काम करते हैं कि ठेकेदार के रूप में किसी भी भारतीय व्यक्ति एकमात्र प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कार्य करने का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे या तो कोई एक व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्टरशिप ले सकता है ना, क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट श्रेणी ले सकता है, या तो कोई फर्म ले सकती है या फिर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी ले सकती है। ठीक है, उन सभी को कार्य करने का अधिकार होता है अगर वह रजिस्ट्रेशन और श्रेणी लेते हैं किसी विभाग से। तो अच्छा, लोक निर्माण विभाग में ही कॉन्ट्रैक्टर की श्रेणी दी जाती हैं। ठीक है, बाकी कोई जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को क्लासेस नहीं दी जाती हैं। तो इसीलिए हम लोक निर्माण विभाग के बारे में ही इधर पढ़ेंगे। अब सूचीबद्ध ठेकेदारों को यहाँ बनाए गए सभी नियमों का पालन करना होता है और समय समय पर संशोधित करने के दौरान उनकी सूची जारी की जाती है। कभी कभी क्या होता है कि किसी मतलब मान लीजिए कोई सी क्लास ठेकेदार है, वो
हो सकता है कि उन उसकी काम करने की जो सीमा है वो बढ़ गई हो और वो कुछ सालों बाद बी क्लास बन जाए, इसी तरह वो ए क्लास बन जाए, है ना। तो समय समय पर क्या होता है, जो सूची होती है ठेकेदारों की उसको संशोधित भी किया जाता है और विभाग में जमा भी किया जाता है। तो यही है कुछ तीन प्रकार के श्रेणी हैं। सबसे पहला है ए क्लास, जिसमें कार्य की सीमा जो है वो 10 करोड़ से असीमित तक रहती है। इसका मतलब है कि 10 करोड़ से आगे कितने भी करोड़ का काम उस ए क्लास ठेकेदार को आप विभाग के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है। इसी तरह बी क्लास रहता है, जिसमें कार्य की सीमा 2 करोड़ से 10 करोड़ तक रहती है, और सी क्लास जो रहता है वो कार्य की सीमा 0 से 2 करोड़ तक के बीच में रहती है। जो जितने भी छोटे ठेकेदार हैं, जो छोटे काम करते हैं, वो सब सी क्लास श्रेणी में आते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि अब इन ठेकेदारों को पंजीयन किस तरह से, रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराना पड़ता है। तो स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर कॉन्ट्रैक्टर इन MPPWD, अभी MPPWD के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ठीक है। तो सबसे पहले तो MPPWD की ऑनलाइन साइट है, जहाँ पे जाके उनको आवेदन देना पड़ता है, और उस आवेदन पत्र जो मिलता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपकी सारी जानकारियाँ भरवाई जाती हैं। आपके पैन कार्ड से लेके आपके ITR डॉक्यूमेंट्स तक सारी डिटेल्स आपके बारे में भरवाई जाती हैं, और उसी के साथ ही आपको आपके कार्यों का ब्यौरा भी जमा करना पड़ता है। इसके बाद अगर ऐसा होता है कि आपका कोई एप्लीकेशन फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट बच गया है या नहीं लगा पाए हैं, तो आपको हो सकता है कि एक मौका और दिया जाए और आप पूरे दस्तावेज को ऑफिस में जाके या विभाग में जाके जमा कर सकते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपको पूर्ण दस्तावेज या जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो आप नहीं जमा कर पाए आवेदन में, तो वह आवेदन अस्वीकार भी किया जा सकता है। इसके बाद प्रवर्तन प्राधिकरण को ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विवरणों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने और ठेकेदार द्वारा निरीक्षण किए गए कार्यों को प्राप्त करने या ऐसी अन्य रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार हो जिन्हें आवश्यक माना गया हो। तो जितने भी आप कार्य उस एप्लीकेशन फॉर्म में डालते हैं, उसके बाद जो विभाग के अधिकारी होते हैं उनको चेक करते हैं, और उसके बाद वो सत्यापित होते हैं ठेकेदार द्वारा, है ना। तो वो चेक करते हैं कि ये जो काम है वो सच में हुए हैं और उतनी ही गुणवत्ता से हुए हैं जितना ठेकेदार ने बताया गया है, और इस हिसाब से फिर वो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो किसी ठेकेदार ने भरी होती है, उसको अलग अलग श्रेणी प्रदान की जाती हैं। तो इस तरह से होता है कॉन्ट्रैक्टर का पंजीकरण। अगला है BOT प्रोजेक्ट, ठीक है, बिल्ड ऑपरेशन और ट्रांसफ़र। अच्छा, जो अभी अपन टॉपिक पढ़ रहे थे ये उससे कुछ अलग टॉपिक है, एकदम हटके टॉपिक है। तो ये जो BOT प्रोजेक्ट है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपने देखा होगा, कुछ सुना होगा इसके बारे में। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं कि ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व हो और गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो, या कोई प्राइवेट बड़ी फर्म जो है वो इन्वॉल्व हो, है ना। तो वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है उसमें ये एक पारंपरिक मॉडल है इस चीज़ का। इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है ना, कोई भी कंपनी है, वो क्या करती है कि गवर्नमेंट से वो काम ले लेती है, और उसकी डिज़ाइन, उसका निर्माण और उसका संचालन वह कंपनी करती है, और उस कार्य से जो भी आमदनी होती है वह भी कंपनी रखती है कुछ दिनों के लिए, जब तक वह रखती है, जब तक कि उसका जो निर्माण के कार्य में जो खर्चा हुआ है ना, वो उसकी भरपाई ना हो जाए, या उसका जो संचालन में खर्चा हुआ है उसकी भरपाई ना हो जाए। जैसे ही उसकी भरपाई हो जाती है तो वह क्या करती है कि वो पूरा प्रोजेक्ट को या पूरे कार्य को उठा के गवर्नमेंट को वापस से ट्रांसफ़र कर देती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि NHAI एक संस्था है, बॉडी है, एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया है कि रोड जो इंडिया में बहुत सारे हाईवेज़ बन रहे हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है एक,
जिसमें उन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट से उन्होंने वो काम लिया है ना। तो सारे जो हाईवेज़ हैं वो सब NHAI बना रही है। इसके बाद उसकी डिज़ाइन और उसका जो निर्माण का कार्य है ये सब NHAI कर रही है। ठीक है, उसके बाद कुछ सालों तक उसका संचालन भी NHAI में जो टोल लगे हुए हैं, बीच में टोल नाके लगे हुए हैं, उसमें जो वसूली होती है, ठीक है, उसका पैसा भी जो है वो कौन लेता है? NHAI ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है कि जो भी उसने निर्माण कार्य किया है और जो संचालन किया है उस चीज़ का, उस हाईवे का, उसका खर्चा उसको निकालना है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा कि जब वो पूरा खर्चा उस चीज़ का निकाल पाएगी, तब वह क्या करेगी बॉडी, कि पूरा हाईवे सिस्टम को गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगी। इसी को आप बोलते हो BOT प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि पहले निर्माण किया, फिर उसको चलाया, संचालन किया उसका, और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया गवर्नमेंट को, ताकि फिर वह अपने हिसाब से उसे चला पाए। ठीक है, तो इसकी एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि यह पारंपरिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है जिसमें निजी पार्टनर अनुबंधित अवधि के दौरान डिज़ाइन, निर्माण, संचालन के लिए जिम्मेदार होता है और पब्लिक सेक्टर में इस सुविधा को वापस हस्तांतरित कर देता है, जैसे कि मैंने बताया। अब निजी क्षेत्र के भागीदार को परियोजना के लिए वित्त लाभ होता है ना, और वित्त लाना होता है, और इसके निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी भी लेनी होती है। अब इस मॉडल में सार्वजनिक जो क्षेत्र है वह है निजी क्षेत्र को अनुमति देता है कि वह उपयोगकर्ता जो भी उपयोग कर रहे हैं उनसे वह जो राजस्व है वो एकत्रित कर पाए। मतलब गवर्नमेंट NHAI को अनुमति देती है कि वो टोल नाके में से निकलने वाले सभी लोगों से टोल वसूल कर पाएँ, है ना। तो ये होता है एक BOT प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये एक मॉडल है जिसके हिसाब से कई प्रकार के जो विभागीय काम हैं वो आजकल किए जाते हैं। तो इसके साथ ही हमने पढ़ लिया पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और BOT प्रोजेक्ट। थैंक यू।